मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, स्टडी करते हैं जिसमें हम क्या नाम है इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। फिर मैक्रो वर्सेस माइक्रो में हमने डिफरेंस पढ़ा था। माइक्रो के एग्रीगेट्स छोटे होते हैं और मैक्रो के एग्रीगेट्स बड़े होते हैं। इसमें वेरिएबल होते हैं डिमांड सप्लाई, मैक्रो में वेरिएबल होते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। और इसमें लेवल ऑफ माइक्रो में लेवल ऑफ एग्रीगेशन कम होता है, मैक्रो में लेवल ऑफ एग्रीगेशन ज़्यादा होता है। इसमें माइक्रो में बेसिक प्रॉब्लम होती है स्कैरिसिटी, और मैक्रो में बेसिक प्रॉब्लम स्कैरिसिटी ही होती है, पर वो ऑल ओवर द नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम कि स्कार्स रिसोर्सेज को ओवरऑल कंट्री में कैसे मैनेज करना है। फिर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप पढ़ा था कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है कि भाई हमको इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चल जाती है, थियरी ऑफ मनी पता चल जाती है हमको, बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चल जाती है हमको, फॉरेन एक्सचेंज रेट पता चल जाता है हमको। किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सिग्निफिकेंस क्या है इससे हम सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इससे हमको डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी मिल जाता है, और क्या नाम है रोड मैप और ग्रोथ के लिए हम डिसाइड कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके। फिर उसके बाद हमको अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो हम वो भी कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके, और प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करके, और देख के करंट पोजीशन क्या चल रही है इकोनॉमी में, और फिर वायबल प्लान क्या होना चाहिए, ऐसे डिसाइड हो जाता है। और मैक्रो वर्सेस माइक्रो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। कई बार क्या होता है माइक्रो लेवल पे हम जो चीज़ें सोचते हैं वो मैक्रो लेवल पे ऐसा हो सकता है कि जो माइक्रो लेवल पे हमको चीज़ें कॉमन सेंस लग रही है, मैक्रो लेवल पे ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ बिल्कुल ही अलग इम्पैक्ट हो। जैसे कि माइक्रो लेवल पे हम ये सोचें कि अगर मैं सेविंग करूँगा तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी, पर अगर इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करें और पूरी इकोनॉमी में देखें कि अगर पूरी इकोनॉमी सभी सेव करने लग गए, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर का सामान बिक नहीं पाएगा, या फिर प्रोड्यूसर्स अपनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, यानी कि अपने पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा इकोनॉमी में। तो ये चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 में हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला टॉपिक गुड्स था। तो दो वे से गुड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला वे है फाइनल और इंटरमीडिएट में क्लासीफाई कर दो, और दूसरा वे है कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स में क्लासीफाई कर दो। ठीक। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया है, और फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, वो फाइनल गुड्स है जो कि कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं, फाइनल गुड्स ही हैं पर वो प्रोड्यूसर से यूज़ कर रहा है। मेजरली इनमें फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। और फिर आगे है ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और इनकम। तो सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं हम, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। वो आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं लेते। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं क्रॉस करा होता है, इनमें अभी भी वैल्यू ऐड करनी होती है, ये परचेज़ किए जाते हैं या तो ये इन्वेंट्री की तरह होते हैं, इनको ये रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इनको परचेज़ किया जाता है। या फिर इनको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा रीसेल। जैसे कि मैं अगर बुक लेके आया दिल्ली से, यहाँ पे आके मेरे को बेचनी है, तो ये मैं रीसेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। या फिर अगर मैं क्या नाम है आलू लेके आया, मेरे को समोसे बनाने, तो आलू मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो दो तरह से हम इंटरमीडिएट गुड्स को देख सकते हैं। ठीक। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है, देखो सम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंड क्या करता है, मतलब किसी के लिए फाइनल गुड हो सकता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है सेम गुड्स। अगर मैं चीनी की बात करूँ, अगर मैं जाके चीनी लेने जाता हूँ मार्केट में, चीनी ताकि मैं कंज्यूम कर पाऊँ, घर पे लेके आके चाय बना पाऊँ, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड है। पर अगर मैं हलवाई हूँ, मैं बाहर जाके चीनी लेके आता हूँ ताकि मैं मिठाई बना पाऊँ, तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। डिपेंड क्या करता है कि मेरा एंड यूज़ क्या है, मैं यूज़ किस लिए करूँगा उसको। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स को, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। क्यों? सपोज़ करो एक मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट क्या है और फाइनल क्या है। सपोज़ करो एक मैन्युफैक्चरर है, कार का मैन्युफैक्चरर है, इलॉन मस्क। अब ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार को अपनी गाड़ी बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है सैम। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो गाड़ी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहा है, उसको रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक। अब कोई बिजनेस ओनर है, वो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए गाड़ी ले रहा है, मतलब बिजनेस में यूज़ करेगा, पर ना रीसेल के लिए ले रहा है और ना रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए ले रहा है, तो उसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा। अगर मैं कोई पर्सन है, मार्क है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो सीधा उस गुड को ले रहा है, सीधा उस गाड़ी को ले रहा है, तो उसके लिए भी वो फाइनल गुड हो जाएगा। पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बिजनेस ओनर के लिए वो हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और कंज्यूमर के लिए हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक।
3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। सपोज करो एक फार्मर है, वो 50 किलो क्या नाम है गेहूँ बनाता है, 1000 रुपये के बेचता है आटा चक्की को। अब आटा चक्की उस 1000 रुपये के गेहूँ को आटे में कन्वर्ट करती है 500 रुपये लगा के, मतलब उसका 500 रुपये लगते हैं और 1500 में उसको रेस्टोरेंट को बेच देती है। रेस्टोरेंट क्या करता है, उसमें 1500 की अपनी सर्विस लगा के उसको 3000 की रोटियाँ बेच देता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड करते हम उस, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं कैलकुलेट करते। देखो ये जब प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं वो तो पहली बार बन रहा है, तो इसमें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ है नहीं, यानी कि इसने कुछ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करा, इसने कुछ फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लिया। तो इसने जो आटा बनाया, और इसने जो वीट बनाया, वो पहली बार एग्जिस्टेंस में इसके थ्रू ही आया। इसको कुछ क्या नाम है रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। वैसे उनको कुछ ना कुछ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत इंटर रिलेटेड होता है। अब सपोज करो उसने उस वीट को आटा चक्की को बेच दिया। आटा चक्की जो है, आटा चक्की फ्लावर मिल जो होती है, वो उसने क्या करा, उसने उसको 1000 रुपये मिल गया। 500 रुपये के उसने अपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, खर्चा वगैरह, रेंट वगैरह, वेजेस वगैरह, ये सब लगा के, प्रॉफिट वगैरह लगा के उसने 1500 रुपये में आटा बना दिया वो, और उसने उसको रेस्टोरेंट को भेज दिया। रेस्टोरेंट ने क्या करा, रेस्टोरेंट ने अपनी भाई आटे को माड़ा, रोटी वगैरह बनाई और उसको 3000 रुपये में बेच दिया सेलिंग प्राइस। तो अब सेकेंड वाले स्टेज की बात करें आटा चक्की के लिए, तो आटा चक्की के लिए ये 1000 रुपये का क्या उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। और अगर थर्ड स्टेज की बात करें रेस्टोरेंट के लिए, तो वो ये 1500 रुपये उसके जो 1500 रुपये उन्होंने आटा चक्की को दिए, वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा। 1000 रुपये की ये फार्मर ने बनाया, फिर उसके बाद 1500 रुपये में इसका सेलिंग प्राइस है आटा चक्की का, और 3000 का इसका सेलिंग प्राइस है रेस्टोरेंट का। तो अगर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस नहीं करा तो क्या वैल्यू आएगी, 3000 प्लस 1500 प्लस 1000, ये हो गया 5500, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक वो जो वीट है वो कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है। एक बार तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है ना, और एक बार यहाँ पे इंक्लूड हो गया आटा चक्की पे, और एक बार इधर रेस्टोरेंट में इंक्लूड हो गया इस 1500 के अमाउंट में। ठीक, तो 3 बार आ गया। और ये जो 500 रुपये का जो उसने रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस वगैरह लगाए आटा चक्की ने, वो 2 बार कैलकुलेट हो गया, क्योंकि वो 500 रुपये यहाँ पे उसके सेलिंग प्राइस में इंक्लूड हो गया और 1500 रुपये यहाँ पे उसके सेलिंग प्राइस में इंक्लूड हो गया। तो ये डबल और ट्रिपल काउंटिंग हो रही है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये तो एक हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये रही प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो डबल काउंटिंग हम समझ गए क्या हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो फाइनल आउटपुट मेथड दोबारा उधर ही जाना पड़ेगा। फाइनल आउटपुट मेथड यानी कि जो ऐसा करो, वो उस पूरे आउटपुट को कैलकुलेट कर लो जो कि फाइनल में कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि ये 3000 रुपये इसका पूरा फाइनल में कंजम्पशन होगा। अभी ये जो रेस्टोरेंट में जो लोग जाके रोटी खाएंगे, वो उसका फाइनल कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो ऐसा करो कि 3000 रुपये जो सब एंड वाला जो फाइनल प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्शन करके एंड में कंज्यूमर को पकड़ा रहा है, उसको देख लो, जैसे कि ये 3000 रुपये सेलिंग प्राइस। या फिर ये, क्योंकि अब अलग अलग तरह के बिजनेस हैं इकोनॉमी में, तो हम सबको पकड़ के तो नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तूने जिसको कंज्यूमर को बेचा उसने फाइनल कंजम्पशन करा है इंटरमीडिएट। हम क्या करेंगे, हम सबसे बोल देंगे तुम सब अपनी मेरे को सेल्स बता दो और ये बता दो तुम सब मेरे को अपनी वैल्यू एडेड बता दो। वैल्यू एडेड क्या होती है भाई साहब, वैल्यू एडेड ये होती है कि तुमने कितना प्रोड्यूस करा, उसमें से ये तुमने जो प्रोड्यूस करी हुई वैल्यू है, वो उसमें से जितना तुमने ऑलरेडी प्रोड्यूस खरीदा था उसको माइनस करके ये बता दो कि तुमने कितनी वैल्यू ऐड करी है। जैसे कि अगर मैं आटा चक्की से पूछूंगा कि भाई तूने कितनी वैल्यू ऐड करी, मतलब देखो मैंने 1500 रुपये के क्या नाम है आटा बेचा था, हाँ, पर मैं 1000 रुपये का वो वीट लेके आया था, तो मैंने 500 रुपये की वैल्यू ऐड करी है। तो ये 500 रुपये का अमाउंट हो जाएगा आटा चक्की का वैल्यू एडेड। फार्मर से पूछेंगे तो फार्मर क्या बोलेगा, ये 1000 रुपये की उसकी वैल्यू एडेड है। और रेस्टोरेंट से पूछूंगा तो मैं वो बोलेगा रेस्टोरेंट कि देखो 3000 रुपये की मेरी सेलिंग प्राइस है ना, मैंने अपनी रोटियाँ बेची और 1500 रुपये से मैं सामान लेके आया था, तो बीच में जो 1500 रुपये है वो मेरा वैल्यू एडेड है। तो या तो तुम सबकी वैल्यू एडेड कर दो, जैसे कि अब हम यहाँ पे करते हैं 1000, 1500 और 500, 3000। या तो तुम वैल्यू एडेड मेथड से सबने कितनी मार्केट में वैल्यू ऐड करी है वो वैसे कैलकुलेट कर लो, या फिर एक एंड प्रोड्यूसर जो आपको जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है फाइनल कंज्यूमर को, उससे पूछ लो कि भाई तूने कितने का बेचा। ये इसने 3000 रुपये का बेचा और वो 1000, 500, 1500, 3000 वैसे भी हो रहा है, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। पर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ रहे थे हम, ठीक, इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते फाइनल प्रोडक्शन को
वो सॉरी नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, आगे आए, दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, फाइनल और एक तो जिसमें हम फाइनल इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, दूसरा कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स में। ठीक ठीक, कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं चार तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। ठीक, ड्यूरेबल जो 5-10 साल के लिए चले, सेमी ड्यूरेबल जो 1 साल के लिए चले, नॉन ड्यूरेबल जो क्या नाम है वन टाइम सर्विस, सॉरी वन टाइम कंजम्पशन वाला हो, और फिर एंड में सर्विस जो ऑन द स्पॉट कंजम्पशन होता हो। फिर आते हैं दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स है, रिप्लेस। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक या फिर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। यानी कि मेरा कुछ कैपिटल स्टॉक है, मैंने मेरी करंट कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें मैं कितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, या फिर मेरा करंट कैपिटल स्टॉक कितना है, वो मेरे कैपिटल गुड्स होंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन से है यहाँ पे। एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों भाई? देखो, रेफ्रिजरेटर अगर रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है तो वो कैपिटल गुड्स है, पर रेफ्रिजरेटर अगर होम में यूज़ हो रहा है तो वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। तो रेफ्रिजरेटर मशीन है, पर सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। आ गया है, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। इसका मतलब ये, प्रोड्यूसर गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर यूज़ करता है, यानी कि वो गुड्स जिनमें प्रोड्यूसर पैसा लगाता है। तो प्रोड्यूसर, अब भाई फिक्स्ड असेट मशीनरी भी चाहिए उसको, और उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो प्रोड्यूसर के पास दो तरह के गुड्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के, कैपिटल गुड्स, इन्वेंट्री। पर तो इस हिसाब से ये अगर बड़ा स्क्वायर है, ये कैपिटल गुड्स बड़ा स्क्वायर है प्रोड्यूसर गुड्स का, और बीच में ये अपर ट्रायंगल है कैपिटल गुड्स का। तो क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? हाँ। पर क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? नहीं। प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स आते हैं, पर प्रोड्यूसर गुड्स में इन्वेंट्री भी आती है। तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, पर हाँ सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। फिर आया कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, हाउस होल्ड, एनपीओ, गवर्नमेंट। ठीक। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो जगह पे किया जा सकता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। आपके करंट कैपिटल स्टॉक में आपने कितना इंक्रीज़ करा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर साल की शुरुआत में मेरी कैपिटल स्टॉक मेरा 10 लाख का था, और इस साल मैंने उसको बढ़ा के 13 लाख कर दिया, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, वो मेरी इस साल की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि 2 लाख से इंक्रीज़ हुआ, तो वो मेरी इस साल की इन्वेस्टमेंट है। नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल और इस साल में चेंज। देखो, ये तो इससे तो मैं ये समझाने वाला था। चलो ठीक है, अगर मेरा ओपनिंग 0 था और क्लोजिंग 10 लाख है इन्वेस्टमेंट का, सॉरी क्या नाम है, कैपिटल स्टॉक का, तो इस साल मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी? 10 लाख। अगर ओपनिंग मेरा 10 लाख है और तो अगले साल, और क्लोजिंग मेरा 10 लाख है, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने कितनी करी? 0। अगर मेरा ओपनिंग 10 लाख है और इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी? मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी, मेरा करंट कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि कंजम्पशन ऑफ कैपिटल स्टॉक हुआ है। तो इसको समझने के लिए दोबारा हम एक बार फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। देखो, फाइनल गुड्स दो तरह के बताए थे, फाइनल कंजम्पशन गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स पे जो भी खर्चा होगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल रीसेल पर्पस के लिए होते थे। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल पे खर्चा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हुआ है, और रीसेल का पे खर्चा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हुआ है, वो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। कैसे भाई? कैसे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा हुआ वो तो फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई, रॉ मटेरियल रीसेल पे जो भी खर्चा हुआ उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है, फिक्स इन्वेस्टमेंट से आपका जीडीपी बढ़ता है क्योंकि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि आपका अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाती है, और आप अनइंटरप्टेड सप्लाई कर पाते हो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। ड्यू टू किस लिए होता है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी जो हमको एक्सपेक्टेड है, और चेंज इन डिमांड जो हमको एक्सपेक्टेड है, जो कि होता रहता है। तो भाई अनएक्सपेक्टेड को नहीं लेते क्या? नहीं, अनएक्सपेक्टेड को नहीं लेते। डेप्रिसिएशन हमेशा ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हो रही है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को नहीं लेते। क्यों? वो कैसे होती है? नेचुरल कैलेमिटी, इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह की वजह से। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या? कैपिटल लॉस, नॉट डेप्रिसिएशन।
फिर स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट हो जाता है। स्टॉक क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है। यानी कि अगर हम बात करें अगर हम बात करें स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो जैसे कि हमारा कैपिटल हो गया, है ना, हमारा बैलेंस शीट हो गया, हमारा वेल्थ हो गया, हमारा और अकाउंट में बैलेंस हो गया, और फिर आते हैं फ्लो कंसेप्ट पे, इन्वेस्टमेंट कितना करा हमने, है ना, और या फिर हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारी इनकम क्या है, हमारा P&L स्टेटमेंट, हमारा वो हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब एग्जांपल है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, देखो दोनों में म्यूचुअल डिपेंडेंस है। देखो क्या नाम है, एक को पता लगाने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। मेरे को ये जानना है अगर मेरे अकाउंट में इतना क्या नाम है जो बैलेंस है वो कितना है, तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए मैंने पिछले महीने कितना खर्चा और इनकम आई है, तो जिसकी वजह से मैं अभी बैलेंस निकाल पाऊँगा। और अगर बैलेंस अवेलेबल है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मैं कितना खर्चा और इनकम कर सकता हूँ। तो दोनों में म्यूचुअल डिपेंडेंस तो है। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देखो 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर गुड्स, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इंटरसेक्टरल फ्लोज। 4 सेक्टर से को हमको पढ़ के पता चलता है कि सारे सेक्टर एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है। जैसे हाउस होल्ड डिपेंडेंट है प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को। प्रोड्यूसर डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पे, क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पे, क्यों? क्योंकि उनसे वो टैक्स लेता है। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अच्छा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है किसको? क्या नाम है, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड को। तो ये रियल फ्लो है। मनी फ्लो रियल फ्लो ही होता है, बट इन टर्म्स ऑफ इन मॉनेटरी टर्म्स होता है। जैसे कि जब प्रोड्यूसर ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को, तो उससे पैसे बदले में लिए, और वैसे ही फैक्टर सर्विस जब कंज्यूमर ने हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दिए, तो उससे बदले में फैक्टर इनकम मिली उसको। तो जब हम रियल फ्लो को ही मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं तो वो मनी फ्लो हो जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। ठीक, कैसे होता है ये? प्रोडक्शन में क्या? वैल्यू एडिशन, और इनकम जनरेशन में क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपेंडिचर में क्या? डिस्पोजिशन। तो अरे बहन जो वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं? देखो, प्रोडक्शन करते हैं, अभी हमने ऊपर बात करी कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा था जब फार्मर उसको दे रहा था आटा चक्की को। तो जब फार्मर दे रहा था आटा चक्की को 1000 रुपये में अपने क्या नाम है वीट्स बेच रहा था, तो वो उसमें वैल्यू एडिशन 500 रुपये का कर रहा था। तो वो वैल्यू एडिशन था 500 रुपये का आटा चक्की, और फिर उसको 1500 रुपये में बेच रहा था। वैसे ही रेस्टोरेंट 1500 रुपये की वैल्यू एडिशन कर रहा था उसमें, फिर 3000 रुपये में बेच रहा था उसको। इनकम जनरेशन, जितनी देखो, जब वैल्यू एडिशन होता है तो लोगों को इनकम से मिलती है। जैसे कि अगर हम आटा चक्की की बात करें, तो आटा चक्की को क्या क्या लगा होगा? अगर उसके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको वेजेस दी होगी। अगर उसने कोई जगह रेंट पे ले रखी है तो अगर जगह ले रखी है तो उसको रेंट मिला होगा। अगर किसी से इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो उसको इंटरेस्ट दिया होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता है वैसे वैसे इनकम भी जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन होता है। अब जब लोगों के पास इनकम आएगी तो उसी से उस इनकम को जैसे ही वो इनकम जनरेट होगी तो वैसे ही खर्चा भी होगा, यानी कि डिस्पोजिशन भी होगा। अब खर्चा होगा तो अब मार्केट में डिमांड आएगी तो फिर सप्लाई देने के लिए प्रोड्यूसर भी आएगा। खर्चा भी 2 तरह से होता है ना, फिर खर्चा भी 2 तरह से होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर होगा तो प्रोडक्शन क्या नाम है गुड्स बनेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? सर्कुलर फ्लो। देखो, हमको नेशनल इनकम पता चल जाती है, और इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस पता चल जाते हैं कि कंज्यूमर कैसे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर कैसे डिपेंडेंट है कंज्यूमर पे। और नेशनल इनकम पता चल जाती है हमको सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस। देखो, हमने ये 2 सेक्टर
मॉडल में हमने ये एजम्पशन माना था कि प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन होता है और इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। एजम्पशन क्या है हमारा, सिर्फ दो सेक्टर है और हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम स्पेंड करता है, यानी कि जितना इनकम जनरेशन होता है एक्सपेंडिचर होता है, बोलते क्लोज्ड इकोनॉमी है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, तो ये चैप्टर 2 ख़त्म।